कहानी की शुरुआत में ही हम मेधा नाम के एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही थी और अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रखने के लिए ही केस लड़ रही थी। और मेधा फिलहाल अपनी बेटी को लेकर अपने माँ के साथ रह रही थी और साथ ही में वो एक घर भी ढूंढ रही थी। और फाइनली मेधा को एक घर मिल जाता है जो कि मेधा को भी पसंद आ जाती है और फिर मेधा अपनी बेटी को लेकर उस घर में शिफ्ट होती है। दूसरी तरफ हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, लेकिन उस जाल के अंदर एक इंसान की स्कल मिलता है जो देखकर वो मछुआरा पुलिस को खबर करता है। और इसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एसीपी एम सत्यजीत आते हैं और फिर इस स्कल को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। और सारे टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि ये स्कल दरअसल 25 से 30 साल के बीच की उम्र की किसी औरत का होगा और ये स्कल जिसका भी है उसकी मौत 1 साल पहले हुई है। और इसके बाद सत्यजीत 25 से 30 साल की उम्र के सारी औरतों को जो कि पिछले 1 साल में गायब हुए हैं ऐसी सारी औरतों की खोज करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेधा अपने नए घर में सेटल हो जाती है, लेकिन उस घर में आने के बाद ही उन लोगों के साथ बहुत ही अजीब अजीब से हादसे होते हैं, जैसे कि अचानक उनके कमरे में पानी भर जाना, उनके फ्रिज में रखे हुए खाने भी खराब हो जाते थे और मेधा की बेटी हमेशा किसी के साथ बातें किया करती थी और ये सब कुछ मेधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसीपी सत्यजीत को ऐसी किसी भी अनजान लड़की की खबर नहीं मिलती। दूसरी तरफ ये जो स्कल था उसका डेंटल एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि जिसकी भी मौत हुई थी उसने मरने से कुछ दिन पहले ही अपना एक डेंटल इम्प्लांट करवाया था। और ऐसे डेंटल इम्प्लांट करवाने वाले इंसान जब कुछ चीज खाते हैं तो उस चीज में एक अलग निशान पड़ती है। और हम देखते हैं कि मेधा के घर में भी एक एप्पल किसी ने खाया हुआ था और उस एप्पल के ऊपर भी वैसा ही कुछ निशान बन जाता है। और मेधा के साथ जो कुछ भी हो रहा था इसके बारे में मेधा अपने एक फ्रेंड को बताती है और उसे फ्रेंड के थ्रू मेधा ऑकल्ट रिसर्चर जारा से मिलते हैं जो देख नहीं पाते थे। इसके बाद जारा मेधा के घर में आती है और उन्हें मेधा के घर में एक सुपरनेचुरल पावर के होने का एहसास होता है। और जारा कुछ एनालिसिस के बाद मेधा को कहती है कि उसके घर में ईवा मारिया नाम की एक औरत की आत्मा रह रही है और वो औरत मेधा से हेल्प मांग रही है। और ये बातें सुनकर मेधा बहुत ही हैरान होती है। दूसरी तरफ डेंटल इम्प्लांट का जो इन्फॉर्मेशन मिला था उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू सत्यजीत नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और वो एक ऐसी लिस्ट निकालते हैं जहाँ पर 25 से 30 साल की औरतें 1 साल पहले डेंटल इम्प्लांट किया था और इसके बाद वो उन सब से कांटेक्ट करते हैं। और इसी लिस्ट में ईवा मारिया नाम की एक औरत का नाम था जिनसे कि वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते। और इसके बाद सत्यजीत को लगता है कि ईवा मारिया ही वो औरत होगी जिनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद सत्यजीत ईवा मारिया के बैकग्राउंड के बारे में पता करते हैं और ये पता चलता है कि ईवा मारिया के पिता ने 2 शादियां की थी और उनकी दूसरी शादी के बाद ईवा मारिया अपना घर छोड़ चुकी थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ के साथ उसकी नहीं बनती थी। इसके बाद ईवा मारिया ने एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी भी की थी और ईवा की पिता के मरने से पहले ईवा के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो गया था और ईवा के पिता ने ईवा के लिए बहुत प्रॉपर्टी भी छोड़ी थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्यजीत को ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक इंसान का हाथ मिला था और उसी हाथ के अंदर मर्डरर के बाल भी थे और वो बाल जिसके थे वो एक औरत थी और उस औरत के छोटे छोटे बाल थे और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि ईवा मारिया का ही था। जिससे कि सत्यजीत को ये समझ में आता है कि ईवा मारिया की बॉडी के पार्ट्स अलग अलग करके उसे अलग अलग जगहों पर डंप किया गया है और ईवा मारिया को जिसने भी मारा है वो एक औरत थी। दूसरी तरफ मेधा भी ईवा मारिया को लेकर रिसर्च करती है और उसके सोशल मीडिया पे चेक करने के बाद मेधा देखती है कि 1 साल पहले ईवा मारिया बेनारस गई थी और वही के ही बहुत सारे फोटोज उसने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। और ईवा मारिया के फ्रेंड लिस्ट में जाकर मेधा देखती है कि उसके डिवोर्स लॉयर हरिता ईवा मारिया के फ्रेंड लिस्ट में है, जो देखकर मेधा थोड़ी हैरान होती है। और इसके बाद मेधा हरिता को कॉल करती है और हरिता को ईवा मारिया के बारे में पूछती है। हरिता पहले तो ईवा मारिया को पहचान नहीं पाती और वो मेधा को कहती है कि उसे अगर कुछ भी याद आएगा तो वो फोन करके बताएगी। और इसके बाद हरिता ईवा को फोन करके कहती है कि दरअसल 1 साल पहले ईवा मारिया उसकी एक क्लाइंट थी
और ईवा मारिया के हस्बैंड के साथ उसने उसका डिवोर्स करवाया था। उसके बाद वो दोनों कभी टच में नहीं थे और मेधा को ये भी पता चलता है कि दरअसल ईवा मारिया के हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मेधा के ही बॉस है। जो बात सुनकर मेधा बहुत ही हैरान होती है। दूसरी तरफ हम एसीपी सत्यजीत को देखते हैं जो कि ईवा मारिया के एक्स हस्बैंड यानी कि मेधा के ही बॉस से मिलने के लिए जाते हैं, जिनकी शादी अब किसी और लड़की से हो गई थी। और ईवा के एक्स हस्बैंड सत्यजीत को कहते हैं कि दरअसल ईवा और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का रिश्ता खराब होने लगता है और ईवा को डिवोर्स करने के बाद उसे ईवा के बहुत सारे पैसे लौटाने पड़ते हैं, क्योंकि ईवा के पिता ने उसके लिए जो प्रॉपर्टी छोड़ी थी, ईवा ने वही पैसे अपने पति को दी थी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और जब ईवा से उसका डिवोर्स होने वाला था तब वही पैसे उसे ईवा को लौटाने पड़े थे और ईवा के एक्स हस्बैंड के जो करंट फादर इन लॉ थे उन्होंने ही वो सारे पैसे पे किए थे। दूसरी तरफ सत्यजीत को भी ईवा के सोशल मीडिया से ये पता चलता है कि मरने से पहले ईवा बनारस गई थी, लेकिन उसी टाइम पे कोरोना वायरस के स्प्रेड होने की वजह से इंडिया में लॉकडाउन शुरू हुआ था और ये भी पता चलता है कि उसी वक्त बनारस में जो भी केरला के लोग फंसे हुए थे उन्हें ले आने के लिए एक स्पेशल बस भेजी गई थी और इसके बाद उस बस में जितने भी सारे पैसेंजर्स थे उनका एक लिस्ट निकाला जाता है और सत्यजीत उसी लिस्ट में ईवा मारिया का नाम देखता है और साथ ही में सत्यजीत अपने एक चाचा का नाम भी देखता है जो कि एक शराबी थे। ये देखकर सत्यजीत हैरान होते हैं। इसके बाद वो अपने चाचा से जाकर मिलते हैं और उनसे ईवा मारिया के बारे में पूछते हैं और सत्यजीत के चाचा कहते हैं कि हाँ, उस वक्त ईवा मारिया नाम की एक औरत से उनकी मुलाकात हुई थी और उन लोगों ने बात भी की थी। और ईवा मारिया की मौत की खबर सुनकर सत्यजीत के चाचा हैरान होते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने ईवा मारिया को केरला में आने के बाद भी देखा था। जो बात सुनकर सत्यजीत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सत्यजीत और मेधा को भी एक दूसरे के बारे में पता चलता है। वो दोनों ही ईवा मारिया को लेकर ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और इसके बाद वो दोनों एक जगह पर मिलते हैं और मेधा अपने घर में होने वाली सारी सुपरनेचुरल चीजों के बारे में सत्यजीत को कहती है। जो बात सुनकर सत्यजीत मानने के लिए तैयारी नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक नहीं था और मेधा सत्यजीत को समझाने की कोशिश करती है कि ईवा की स्पिरिट ही उनसे मदद मांग रही थी। इसके बाद ही सत्यजीत को उसके चाचा कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि उसने ईवा मारिया को आज ही देखा था और इसके बाद सत्यजीत अपने चाचा के बताए हुए जगह पर जाते हैं और ये बात पता चलता है कि सत्यजीत के चाचा जिसे ईवा मारिया कह रहे थे वो दरअसल एडवोकेट हरिता थी। और इसके बाद ही हम 1 साल पहले की कहानी देखते हैं। हम देखते हैं कि हरिता ने ईवा की डिवोर्स करवाया था और ईवा के एक हस्बैंड उसे उसका सारा पैसा लौटा चुका था, लेकिन ईवा इन सब से काफी परेशान थी क्योंकि उसके लाइफ में कोई भी रिश्ता नहीं ठीक जा रहा था। और हरिता ईवा को हौसला देती है। हरिता कहती है कि उसके पिता बैंकक्रप्ट हो चुके थे और उनका बिजनेस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हौसला नहीं हारा क्योंकि इस वक्त उसे बहुत पैसों की जरूरत है। इसके बाद हरिता ईवा को अपने घर लेकर आती है और वो दोनों बातें ही कर रहे थे। अचानक हरिता पीछे से ईवा पर अटैक करती है और ईवा खुद की जान बचाने की बहुत कोशिश तो करती है, लेकिन हरिता उस पर भारी पड़ जाती है और आखिरकार वो ईवा के सर पर वार करके उसे मार डालती है। इसके बाद हरिता ईवा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसकी बॉडी को अपने फ्रिज में रखती है और इसके बाद मौका देखकर वो एक एक करके ईवा की बॉडी की एक एक पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंकती है और इसके बाद हरिता उस फ्रिज को भी अपने घर से निकाल देती है और फिर वो ईवा की आइडेंटिटी से ही अपना एक बैंक अकाउंट खोलती है और धीरे धीरे करके ईवा के सारे पैसे अपने एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाने लगती है। और ईवा किसी के साथ भी कांटेक्ट में नहीं थी, इससे किसी को शक ना हो इसीलिए वो ईवा के नाम से ही बनारस जाती है और वहाँ से अलग अलग फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालती थी जिससे कि किसी को शक ना हो। लेकिन इसी दौरान ही इंडिया में लॉकडाउन शुरू होता है और हरिता के प्लान में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं और उसे ईवा के नाम से ही उसी बस में केरला वापस आना पड़ता है। और हम देखते हैं कि उस वक्त हरिता के बाल छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे इन 1 साल में उसने अपने बाल भी बढ़ा लिए थे और ईवा के सारे पैसों से ही वो अपने सारे कर्ज उतार देती है और अपना बिजनेस भी नए तरीके से स्टार्ट करती है। और हम देखते हैं कि हरिता ने ईवा की बॉडी को जिस फ्रिज में रखा था, आज के टाइम पे वही फ्रिज मेधा के घर पे थी और कहीं न कहीं ईवा के स्पिरिट उसी फ्रिज में कैद हो गए थे।
और वो मेधा से अलग अलग तरीके से हेल्प मांग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हरिता को भी सब कुछ पता चल चुका था और वो खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करती है और वो मेधा के घर जाती है उसे फ्रिज से सारे एविडेंस मिटाने के लिए। लेकिन वो जब वहाँ पर पहुँचती है तो फ्रिज से अचानक कुछ आवाजें होने लगती है और फ्रिज ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कि हरिता की मौत हो जाती है। इसके बाद जब सत्यजीत और मेधा को इन सब के बारे में पता चलता है तो एक तरफ मेधा को लगता है कि ये सब कुछ ईवा के स्पिरिट ने ही किया है, तो दूसरी तरफ सत्यजीत इन सारी बातों पर यकीन करने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था और सत्यजीत और मेधा अपने अपने भरोसे पर ही कायम रहते हैं। और आखिर में ये देखा जाता है कि मेधा के घर में उसके बहन की एक फोटो थी और मेधा की बहन की मौत हो चुकी थी और मेधा की बहन की फोटो फ्रेम अचानक से क्रैक होने लगती है और वो टूट जाती है, जिससे कि ये समझ में आता है कि दरअसल मेधा की बहन की मौत के पीछे भी शायद कोई अननेचुरल रीजन था और मेधा की बहन भी शायद मेधा से हेल्प मांग रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।